गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ यूनिट एग्रीगेट डिमांड। देखिए, इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, आपको पता है इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ हमें ना ही प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल में कब आती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो अगर हम दोनों साइड से सी और सी को कट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? आई इज इक्वल टू एस। तो यहीं से हमारे दो अप्रोचेस जनरेट होती हैं। देयर आर टू अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। नंबर वन इज़ ADAS अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। नंबर टू इज़ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. Before starting these two approach, there are some assumptions for both of the approach. Number one, there is no government, no foreign sector. Number two, the price is constant. Number three, here we will talk about the short run. Number four, we will assume that the investment is autonomous. Clear students? Now we will first of all we will discuss what is ADAS approach. देखिए, नॉर्मल शेड्यूल है हमारा, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट हमने 40 लिए तो सारे में कांस्टेंट रहती है। एडी कैसे आता है? सी प्लस आई, 40 प्लस 40 इक्वल टू एडी एंड सो ऑन। एएस कैसे आता है? सी प्लस एस। तो सी क्या है? 40 और वो क्या है? -40। तो कितना आया? 0। अब देखिए, हम यहाँ रिमार्क्स बनाएंगे। इस वाले पॉइंट पे देखो, एडी बड़ा है एएस से, यहाँ भी एडी बड़ा है एएस से, एडी बड़ा है, एडी बड़ा। इन चारों में एडी इज़ ग्रेटर देन एएस। यहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस है, तो हमने क्या बोलता है, हमें इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे मिलेगा? जहाँ एडी इज इक्वल टू एएस है। 400 है, तो उस टाइम पे हमारी इनकम क्या है? 400। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हुई हमारी? 400। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन की बात करते हो तो 360, सेविंग की बात करते हो तो 40। बाकी दो पॉइंट्स पे एएस बड़ा है और एडी छोटा है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की तरफ। डायग्राम में देखिए, नीचे हम इनकम, एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट की बात करेंगे। ये है हमारी एएस का 45 डिग्री नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं। एडी का पॉजिटिव स्लोप ऊपर की तरफ जाती हुई, जहाँ पे ये कट कर रही है ई पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर एडी इज इक्वल टू एएस, और इसे इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकम है, ये क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले की बात करती हूँ तो देखो, ऊपर कर्व कौन सी आ रही है? एडी ऊपर कर्व है और एएस नीचे है। तो यहाँ एडी बड़ा है एएस से और यहाँ एएस बड़ा है एडी से। ठीक है, इसके बाद हमें जो इस टॉपिक में हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये आता है केस नंबर 1 हमने अभी पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड बड़ा है एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई पीछे से कम हो रही है प्रोड्यूसर की तरफ से, यानी कंज्यूमर आर कंज्यूमिंग मोर गुड एंड सर्विसेज एज कंपेयर टू देयर सप्लाई। क्लियर? अब देखिए, अगर हम डिमांड गुड्स की ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? और सप्लाई पीछे से है नहीं, तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है, यानी हमारे जो गोडाउन में इस टाइम पे स्टॉक पड़ा हुआ है, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो पीछे से हो नहीं रही, इसलिए जो हमने स्टॉक को मेंटेन कर रखा है वो स्टॉक हमारा ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और नए स्टॉक को बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे? न्यू स्टॉक बनाएंगे। न्यू स्टॉक को बनाने के लिए हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। आउटपुट इंक्रीज़ होगी तो एक तरीके से हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जब तक इंक्रीज़ हो जाएगी जब तक हम अपने डिज़ायर्ड लेवल पे ना पहुँच जाएं, जब तक हम अपने डिज़ायर्ड लेवल पे, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पे ना पहुँच जाएं, जब तक हम प्रोडक्शन करते रहेंगे। इसको एक तरीके से हम शेड्यूल में भी देखते हैं। देखो, यहाँ एग्रीगेट डिमांड बड़ा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, एम्प्लॉयमेंट है हमारी बढ़ रही है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है।
तो देखो 0, 10, 20, 30 अपने ए डी इजिकल टू ए एस तक आने के लिए हमने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया, क्यों? प्रोडक्शन बढ़ रही थी। क्लियर है ना? सेकंड केस क्या है हमारा, सेम अगर आपको एग्रीगेट डिमांड बड़ा है, एग्रीगेट सप्लाई, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो सेकंड केस भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और सेविंग इन्वेस्टमेंट में भी सेम ऐसे केसेस हैं, और ये केसेस 3 मार्क्स के सीबीएसई में अक्सर पूछे जाते हैं। जब नेक्स्ट केस है हमारा, जब एग्रीगेट सप्लाई बड़ा होता है एग्रीगेट डिमांड से, तो देखो यानी कि सप्लाई तो चीज़ों की ज़्यादा हो रही है लेकिन हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जो हमारे पास गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, वो पड़ा ही रह जाएगा, एक तरीके से इंक्रीज़ होता जा रहा है वो, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्टॉक है, अब हम बढ़ रहा है, पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो क्या हम नया स्टॉक बनाएंगे? नो, हम न्यू स्टॉक नहीं बनाएंगे। अगर हम न्यू स्टॉक ही नहीं बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम। प्रोडक्शन कम होगी तो हमारी एम्प्लॉयमेंट हमें कम करनी पड़ेगी, ठीक है? और कब तक कम करते रहेंगे? जब तक ए एस इक्वल टू ए डी पे हम ना पहुँच जाए। अब देखिए शेड्यूल में आते हैं, देखो ये दोनों केस कौन से हैं, जब ए एस बड़ा होता है ए डी से। मैंने क्या बताया, एम्प्लॉयमेंट को मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा तब तक जब तक मैं ऊपर ना चली जाऊँ, यानी ए डी इज इक्वल टू ए एस के पास ना चली जाऊँ। देखो 60, फिर 50 पे आ गई, फिर 40 पे आ गई।